कार्बाइन के दौर में कौन बेगूसराय आएगा। जेल कांड भी बड़ा जो दही होता है उसके मटकुरी के अंदर डालकर रिवॉल्वर्स भेजे गए, गोलियां भेजी गई। इतिहास में पहला जेल ब्रेक बेगूसराय का ही हुआ था। जो इतिहास का ये पन्ना है, जो ये काला साया है, ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस के खूनी संघर्ष का साया है। पहली बार बेगूसराय के जेल कांड में बेगूसराय के कम्युनिस्ट के विधायक नामजद। जो अब बुजुर्ग पीढ़ी हो गई है, उस पीढ़ी ने देखा है किस तरह से विधवाओं की लंबी कतार खड़ी हो गई। और कम्युनिस्ट यही करता है, वो अपने बेगुनाह साथियों को मरवाता है, उसका लंबा गेट बनाता है। जो एक विकास का एक बड़ा प्रक्षेत्र बनकर तैयार हुआ था, वो क्यों धूमिल होता चला गया। बेगूसराय का दौर जो लोगों के बीच में आता था, वो खौफ का दौर था, वो हत्याओं का दौर था, वो अराजकता का दौर था। और कम्युनिस्ट पार्टी में बड़े बड़े आपराधिक सरगना जुड़ने लगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के लोगों का खात्मा शुरू कर दिया, जोर देकर कहा कि कामदेव सिंह का सफाया करना है। कम्युनिस्ट का आतंक और बढ़ गया और कांग्रेस के एक एक लोग चुन चुन कर मारे जाने लगे। घात प्रतिघात का दौर चलने लगा। बहुत कम लोग जानते होंगे कि भोला सिंह जो विधायक थे, उनके भाई सुरेश की हत्या हो गई। वो गंगा में ले जाकर उनकी काट काट कर हत्या कर दी गई और पुलिस आई और पकड़ कर ले गई। कम्युनिस्टों को लगा ये मेरे साथ विश्वासघात हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं उमन कश्यप और आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क। चुनाव का समय जब भी आता है तो बेगूसराय के राजनीतिक इतिहास की चर्चा जरूर होती है। 1990 और 1980 के दशक को याद किया जाता है। कहा जाता है कि जब 1990 और 1980 में चुनाव होता था तो बेगूसराय में बाहुबलियों और बंदूकों के दम पर चुनाव लड़ा जाता था और जीता जाता था। और आज इन्हीं सारे संदर्भ में हमारे साथ अमर सर मौजूद हैं। अमरेंद्र अमर सर भाजपा के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता हैं एवं खगड़िया और मुंगेर के प्रभारी हैं। साथ ही साथ पूर्व में प्रसार भारती के पत्रकार भी रह चुके हैं। सर, स्वागत है आपका केवी न्यूज नेटवर्क। आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं सर? अच्छा। चुनाव का समय सर जब भी आता है तो बेगूसराय के राजनीतिक इतिहास की चर्चा जरूर होती है। 1990 और 1980 के दशक की चर्चा की जाती है। बेगूसराय को लेनिनग्राड कहा जाता है। ऐसा बड़ा मौजूद सवाल है और नई पीढ़ी को बेगूसराय के राजनीतिक इतिहास को जानना चाहिए। ये भी जानना चाहिए कि बेगूसराय लेनिनग्राड कहा जाता था। फिर वामपंथ और कांग्रेस दो बड़ी ताकतें हुआ करती थी और फिर इस बीच में भारतीय जनता पार्टी का उदय कैसे हुआ, ये भी एक मौजूद सवाल है। मैं आपको उन संदर्भों के तरफ ले जाना चाहता हूँ। आज की नई पीढ़ी को यह जानना आवश्यक है कि बेगूसराय में श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बेगूसराय को औद्योगिक राजधानी के रूप में चुना। उन्होंने यहाँ पुल दिया, वहाँ एनएच दिया, रिफाइनरी बना, फर्टिलाइजर बना, थर्मल बना, डेयरी बना और इस तरह से 60 के दशक में बेगूसराय बिहार के मानचित्र पर एक औद्योगिक प्रक्षेत्र के रूप में उभर कर आया। लेकिन यह बेगूसराय का दुर्भाग्य था और वर्तमान पीढ़ी को इसके बारे में जानना चाहिए कि वो जो एक विकास का एक बड़ा प्रक्षेत्र बनकर तैयार हुआ था, वो क्यों धूमिल होता चला गया, वो क्यों मरता चला गया। विकास के रास्ते पर जो हम 60 के दशक में आगे बढ़े थे, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 85, 90 का दौर था। 3 दशकों में बेगूसराय की पहचान विकास के बढ़ते हुए कारवां के रूप में होना चाहिए था, लेकिन बेगूसराय विनाश की दौर पर आगे बढ़ चुका। बेगूसराय का दौर जो लोगों के बीच में आता था, वो खौफ का दौर था, वो हत्याओं का दौर था, वो अराजकता का दौर था। तो अब सवाल खड़ा होता है कि जिस श्री कृष्ण सिंह ने आजादी के बाद विकास के इस पौधे को, बेगूसराय को इतनी बड़ी तरजीह दी, इतनी बड़ी भूमि दी, इतनी बड़ी औद्योगिक प्लेटफॉर्म दिया, वो इन 3 दशक में क्यों डिरेल्ड हो गया, ये जानना बड़ा आवश्यक है। और इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वामपंथ जो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी, वामपंथ ने पहली बार राजनीतिक विद्वेष के लिए अपराधियों का कुनबा खड़ा करना शुरू किया और कम्युनिस्ट पार्टी में बड़े बड़े आपराधिक सरगना जुड़ने लगे और कम्युनिस्ट पार्टी ने लैंड ग्रैब मूवमेंट से यह काम शुरू किया। और बाद में जो जो लोग सामने में आए, चूंकि एक बड़ी ताकत के रूप में कांग्रेस थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के लोगों का खात्मा शुरू कर दिया और यहीं से बेगूसराय का दुर्भाग्य शुरू हुआ। जिस श्री बाबू ने विकास के बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में बेगूसराय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन 70, 75 और 80 का दशक आते आते बेगूसराय वामपंथियों का गढ़ बनने लगा। उस वामपंथी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपराधियों को
एक साथ जोड़ना प्रारंभ किया। और वो दौर 80 का वो दौर था जब कामदेव सिंह आए, और कामदेव सिंह कांग्रेस के तरफ थे। जब वामपंथ के लोग कांग्रेस के लोगों की हत्या कर रहे थे तो कांग्रेस ने भी लाचारी में कामदेव सिंह को अपने साथ किया और कामदेव सिंह कांग्रेस के साथ चले आए। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह जब होम मिनिस्टर थे और इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय कम्युनिस्टों ने जोर देकर कहा कि कामदेव सिंह का सफाया करना है। और इसके लिए बहुत कम लोगों को याद होगा, सूर्यनारायण सिंह जो पूर्व सांसद थे 7 दिनों तक समाहरणालय के सामने धरना पर बैठे और अंत में ज्ञानी जैल सिंह जो होम मिनिस्टर थे वहां से उन्होंने भेजा और कामदेव सिंह का सफाया हुआ। कामदेव सिंह के सफाया के बाद कम्युनिस्ट का आतंक और बढ़ गया और कांग्रेस के एक एक लोग चुन चुन कर मारे जाने लगे। और जब मारे जाने लगे तो फिर उसने एक दूसरे आपराधिक सरगना जो पसपुड़ा का किशोर रामकिशोर सिंह पहलवान था उसके शरण में गया। और उसके बाद जो दौर शुरू हुआ वो हत्याओं का ऐसा दौर, आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि मटिहानी जब सबसे पहले विधानसभा बना और उसके पहले विधायक का नाम है सीताराम मिश्र, और इन कम्युनिस्टों का इतना आतंक था कि सीताराम मिश्र की कांग्रेस के अपराधियों ने हत्या कर दी। और जब हत्या हुई तो फिर उसके रिवेंज में अन्नू सिंह की हत्या हुई। जो द्वार आप देखते हैं बीहट में द्वार बना हुआ अन्नू सिंह का, वो कांग्रेस के थे। सीताराम सिंह का द्वार बना हुआ है, वो सीताराम सिंह विधायक थे। और जब इस स्तर पर लड़ाई शुरू हो गई तो फिर घात प्रतिघात का दौर चलने लगा। और घात प्रतिघात के दौर में वो दौर इतना खराब था कि दुलारपुर में जब राजनीति सिंह मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो किशोर पहलवान ने उनकी हत्या कर दी। और फिर जब उससे आगे बढ़िए तो सोकहारा में एक रामविलास मुखिया हुआ करते थे। रामविलास मुखिया के शागिर्द थे अशोक सम्राट, लेकिन अशोक सम्राट रामविलास मुखिया कम्युनिस्ट के पास चले गए और फिर अशोक सम्राट और मुखिया की अदावत शुरू हो गई। और इसी बीच में आप देखेंगे कि जनवरी 1987 में एक बल्लभ चौधरी थे जो रामविलास जी के भाई थे, उनकी मौत हो गई पुलिस कस्टडी में। पुलिस ने कहा कि ये गिर गए थे, इनकी मौत हो गई, लेकिन कांग्रेसियों ने कहा, वो कांग्रेस के संपर्क में थे, कांग्रेस के भोला बाबू उस समय विधायक हुआ करते थे, उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया कि पुलिस ने उसको पीट पीट कर मार डाला। एक बड़ा बवाल हुआ। और उसके बाद लगातार जब हत्या का दौर शुरू हुआ, जब उमेश सिंह की हत्या हुई तो उमेश सिंह की हत्या के बाद फिर दूसरे इनरदेव सिंह की हत्या हुई। और इनरदेव सिंह की हत्या, इनरदेव सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, इनियार के थे। वो जब रामदीरी कहीं गए थे तो फिर उनको पकड़ लिया गया और उनको गंगा में ले जाकर उनकी काट काट कर हत्या कर दी गई। और जब उमेश सिंह की हत्या हुई तो उमेश सिंह की हत्या के प्रतिशोध में झरुल्ला सिंह की हत्या हो गई। झरुल्ला सिंह कौन थे? झरुल्ला सिंह किशोर पहलवान के पिताजी थे। वो मिर्चाई के खेत में सवेरे सवेरे गए थे, मिर्चाई तोड़वा रहे थे, तो उनके पिताजी की हत्या हो गई। और उसके पहले किशोर पहलवान पर यह आरोप लगा, बहुत कम लोग जानते होंगे कि भोला सिंह जो विधायक थे उनके भाई सुरेश की हत्या हो गई। और एक विधायक के भाई की हत्या के बाद क्या हुआ होगा, क्या समा होगा। और फिर झरुल्ला सिंह की हत्या हुई। हत्या होने के बाद ये दौर चलने लगा। और दौर जब चलने लगा तो किशोर पहलवान अपने को बचाने के लिए सरेंडर कर गया और वो जेल में चला आया। जेल में जब चला आया तो लोगों को लगा, कम्युनिस्टों को लगा कि भाई ये तो हत्या कर देता है और चला जाता है जेल में, और ये तो बच जाता है। और बड़ा नाटकीय ढंग से, चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, वो मेन मार्केट में एकाएक दाखिल हो गए किशोर पहलवान, और पुलिस आई और पकड़ कर ले गई। कम्युनिस्टों को लगा कि ये मेरे साथ विश्वासघात हो रहा है। और फिर जेल कांड हुआ। जेल कांड 8 मार्च 1987 को जेल कांड हुआ। जेल कांड भी बड़ा अजूबा, जो भी होमगार्ड का ऑफिस है वही जेल हुआ करता था। उसमें किशोर पहलवान थे। दही की मटकुरी में, जो दही होता है उसके मटकुरी के अंदर डालकर कपड़े से लपेटकर रिवॉल्वर्स भेजे गए, गोलियां भेजी गई। और जाकर जब अंदर में टुनटुन सिंह थे, मनोज सिंह थे, राजेंद्र सिंह जनमलका थे, और आपको हथीदह के अपराधी किशोरी सिंह थे, ऐसे लोग अंदर में थे। मनोज सिंह पोखरिया थे। और जब अंदर में थे तो पूरी प्लानिंग हुई और एक टेकर से लोग आए, बाहर से हमला किए टेकर पर चढ़कर,
और अंदर से भी हमला किया। जिसमें हमला हो रहा था उसमें किशोर पहलवान मुलाकाती के लिए बीच में खड़ा था। दोनों तरफ की गोलीबारी से 5-6 गोली लगी और किशोर पहलवान वहीं मारे गए और जेल ब्रेक हुआ। पूरे हिंदुस्तान की इतिहास में पहला जेल ब्रेक बेगूसराय का ही हुआ था। और उस जेल ब्रेक के बाद क्या हुआ, 100 से ज्यादा अपराधी बाहर भाग गए। उसमें से कुछ ने सरेंडर किया, बाकी लोग भाग गए और उस टेकड़ से चढ़कर लोग आगे बढ़े। हमारा ये कहना है कि ये जो दौर है, जो इतिहास का ये पन्ना है, जो ये काला साया है, ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस के खूनी संघर्ष का साया है। और इसने श्री वाऊ के द्वारा विकास का काम जो शुरू किया गया था आजादी के बाद, उसको 70, 80 और 90 के दशक में पूरा स्थगित कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि जहां खून खराबा होगा वहां उद्योग नहीं लग सकता है, जहां खून खराबा होगा वहां व्यवसायी नहीं आएंगे। और जो रिफाइनरी के साथ साथ छोटे छोटे उद्योगों में, दोना का इंडस्ट्रियल एरिया में व्यवसायी आने वाले थे, वो व्यवसायी यहां से मुख मोड़ लिए। क्योंकि यहां तो गोलियां चल रही थी, यहां तो 47 चल रहा था, यहां तो कार्बाइन चल रहा था। तो इस कार्बाइन के दौर में कौन बेगूसराय आएगा? जिस बेगूसराय को श्री वाऊ ने विकास के बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में खड़ा किया, वो 30 साल तक पीछे चला गया। और इस पीछे में जाने में कौन जिम्मेवार है? लोग कहते हैं तालाबंदी, यूनियनबाजी और तालाबंदी तो बाद में शुरू हुआ। मैं तो कहना चाहता हूं कि खौफ, हत्या और अराजकता के इस दौर में, जब कम्युनिस्ट के विधायक मारे जा रहे थे, प्रतिशोध में आप हत्या कर रहे थे, आप जेल कांड करवा रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी, आप जान लीजिए कि पहली बार बेगूसराय के जेल कांड में बेगूसराय के कम्युनिस्ट के विधायक नामजद। क्या आप जानते हैं कि जो हत्या का दौर शुरू हुआ उसमें जो चंद्रशेखर सिंह थे वो नामजद अभियुक्त थे, सूर्यनारायण सिंह नामजद अभियुक्त थे, जो हमारे देवकी बाबू थे नामजद अभियुक्त थे, हमारे रामेश्वर बाबू मधुरापुर विधायक हुआ करते थे, नामजद अभियुक्त थे। मैं ये नाम इसलिए लेता हूं, बड़े सम्मान के साथ लेता हूं, चूंकि वो नेता थे, ये लोग नामजद अभियुक्त थे जब अपराधी मारे जा रहे थे। इसका मतलब साफ था कि श्री वाऊ ने जो आजादी के बाद एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास किया, उसमें ये लोग बाधक बने। और पिछले चुनाव में उसी खोई हुई जमीन को, वामपंथ के उसी खोई हुई जमीन को फिर से हरा भरा करने के लिए कन्हैया आए। और कन्हैया ने कोलाहल के कोहराम से कोहिनूर लिखने की एक कवायद की। लोगों को लगा कि बेगूसराय में फिर लेनिनग्राड जिंदा हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान से लोग आए, नेता आए, अभिनेता आए, अभिनेत्रियां आई, गांव गांव घूमने लगी। कश्मीर से लोग आए, दक्षिण से आए, पश्चिम से आए, नॉर्थ ईस्ट से लगे। पूरा हिंदुस्तान बेगूसराय का तमाशा देख रहा था। लोगों को लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन बेगूसराय के लोगों ने फैसला लिया। जो बेगूसराय के लोग हत्या का दौर देख चुके हैं, जो बेगूसराय के लोग लैंड ग्रैब मूवमेंट देख चुके हैं, जो बेगूसराय के लोग और बेगूसराय की जो पीढ़ी, जो अब बुजुर्ग पीढ़ी हो गई है, उस पीढ़ी ने देखा है कि किस तरह से विधवाओं की लंबी कतार खड़ी हो गई। लोग उस दौर में फिर नहीं जाना चाहते थे। और यही कारण था कि एक सबसे नरेंद्र मोदी जी का बड़ा नेतृत्व था, उनका ग्लैमर था, लेकिन साथ साथ बेगूसराय के लोग वामपंथ के उस काले दौर में फिर से नहीं जाना चाहते थे। और यही कारण था कि बड़े मार्जिन से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी जीते। जेल कांड के इस इतिहास का मेरा परिवार खुद भुक्तभोगी रहा है। जब 8 मार्च 1987 को जेल ब्रेक हुआ और उसमें किशोर पहलवान मारे गए, तो इसके आरोप कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों पर लगा। और मेरे चचेरे भाई चंद्रभूषण शर्मा वकालत करते थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, और लोगों ने आरोप लगाया कि इनके ही पोखरिया आवास पर अपराधी रहे थे। लोगों ने आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया कि मनोज जो पोखरिया के थे वो चंद्रभूषण शर्मा के साधु के बेटे थे। यह सच था कि वो साधु के बेटे थे, लेकिन उनका अपना दुनिया था। लेकिन इन आरोपों को घेर कर चंद्रभूषण शर्मा जब मॉर्निंग कचहरी थी, और जब वो कचहरी आए हुए थे, तो उस कचहरी आए हुए थे तो अपराधियों ने घेर कर उनको गोली चलाना शुरू किया। और गोली चलाना शुरू किया तो ये शायद इतिहास की पहली घटना होगी कि वो जान बचाने के लिए भागते भागते सीजीएम के आवास में चले गए, और सीजीएम के बरामदे पर वो चले गए। और सीजीएम का जो पुराना आवास था वो आप देख रहे हैं, वहां पर जब चले गए और अपराधियों को लगा कि भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो सीजीएम के आवास पर जाकर बरामदे पर चंद्रभूषण शर्मा की हत्या हो गई। और उस हत्या के बाद हमने उन कम्युनिस्टों को कहा
कि आपने एक बेगुनाह को मरवा दिया। और कम्युनिस्ट यही करता है, वो अपने बेगुनाह साथियों को मरवाता है, उसका लंबा गेट बनाता है और उसकी पुष्पांजलि करता है और अपने संगठन का विस्तार करता है। लेकिन अब वो दौर आगे बढ़ चुका है, अब उस दौर से हम आगे बढ़ चुके हैं। हम उस पुष्पांजलि से, उस शहादत के दौर से और शहादत के ढोल के गीतों के बीच उस परिवार की वेदना, जिसके लोग मारे गए हैं, उनके आंसुओं को सुखाने का जो काम होता था, उसको मैंने अपने दिल पर देखा है, अपने परिवार में भोगा है। इसलिए हम उन लोगों से निवेदन करते हैं कि जो लोग कहानियां सुनते हैं, मैंने परिवार में उसे भोगा है, देखा है, इसलिए मेरी कहानी एक सच्ची दास्तान और कहानी है और कम्युनिस्ट के उस दौर को अब आगे नहीं आना चाहिए। इन सबों के बीच बीजेपी का उदय कैसे हुआ? हाँ, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जब ये दौर चल रहा था तब तो हत्याओं का दौर था, और इस हत्याओं के दौर में यदि तीसरी शक्ति आने का प्रयास करेगी तो उसको भी उसी दौर से गुजरना होगा। और यही कारण है कि जब इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे, तो मैं आपको बताऊं कि बेगूसराय प्रखंड का भारतीय जनता पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष राम रतन दास रजौड़ा में मोटरसाइकिल ठीक करा रहे थे तो गोली मार दी गई। बछवाड़ा में महादेव कुंवर की हत्या हुई, हरिराम कुंवर की हत्या हुई, मटिहानी में रामदेरी के सारंदर सिंह की हत्या हुई, जयप्रकाश सिंह की हत्या हुई। इन हत्याओं के दौर से बीजेपी को भी गुजरना पड़ा। लेकिन लोगों ने यह माना कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवादी पार्टी है, एक अच्छी पार्टी है, और बाद में कांग्रेस का क्षरण हुआ और लोगों का झुकाव हुआ बीजेपी के तरफ। बीजेपी एक बड़ी ताकत के रूप में खड़ी रही, लेकिन कम्युनिस्ट की जो वो ताकत थी, बरगलाने की ताकत, वैसी ताकत जो गरीब गुरबों को फुसला कर लाती थी, वो ताकत किसी न किसी रूप में जिंदा रही। और उस ताकत को फिर से एक गठबंधन के रूप में परिवारवादी पार्टी और भ्रष्टाचार से सने हुए महागठबंधन की पार्टी ने फिर से खड़ा करने का प्रयास किया। यही कारण है कि फिर इस बार बेगूसराय की धरती पर फिर से उस पुराने दौर को जिंदा करने के लिए, उस पुराने रक्तपात के दौर को जिंदा करने के लिए लोग आज कहते हैं कि विकास के उस दौर को मैं तो यूनियनबाजी से पीछे ले जाना चाहता हूं। यूनियनबाजी के कारण फर्टिलाइजर बंद हुआ, रिफाइनरी डंपिंग यार्ड बनने जा रहा था, लेकिन आपके द्वारा किए जा रहे रक्तपात से कोई नया यहां पर एसेट लगाने नहीं आएगा, कोई यहां पर पूंजी फंसाने नहीं आएगा, क्योंकि आपने 30 साल तक खून खराबे का दौर जारी रखा। यही कारण था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर जो 80 के दशक में बेगूसराय में आया, ठीक उसी समय वो हाजीपुर में भी आया। दोनों जगह सेम टाइम में लैंड एक्वायर हुआ, लेकिन दोनों का इंडस्ट्रियल एरिया आप देख लीजिए वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन हाजीपुर का इंडस्ट्रियल एरिया देखिए क्या उसकी स्थिति है। इसीलिए कम्युनिस्टों पर यह सबसे बड़ा आरोप है कि आपने श्री बाबू की कृति को, जो विकास के दौर पर हम बहुत आगे बढ़ गए होते, लेकिन 30 साल तक आपने खून खराबा, राजनीतिक प्रतिद्वंदता, राजनीति की ताकत बढ़ाने के लिए अपराधियों का साथ लेना। मैंने एक बार और आपको कहा था, कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी थी और वो अपने कार्यालय में मुन्नीलाल बाढ़ को रख के कार्बाइन के साथ हमारे एसपी ने पकड़ा और वो कार्बाइन के साथ कार्यानुभव ने पकड़ा गया। इसीलिए हमारा कहना है कि अपराधियों को संपोषित करना और उससे अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाना, ये कुक्रम जो कम्युनिस्टों ने किया, ये कुक्रम जो कांग्रेसियों ने किया, आज दोनों ताकतें साथ मिली हुई हैं और बेगूसराय को विनाश के रास्ते पर ले जाना चाहती है। इसीलिए हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि बेगूसराय अब विकास के दौर पर आगे बढ़ चुका है। बेगूसराय श्री बाबू के द्वारा 60 के दशक में किए गए विकास को फिर से 60 साल के बाद एक नए दौर में आ गया है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसीलिए इस चुनाव में जो मरे हुए राक्षस को फिर से संजीवनी देकर, फिर से गंगा जल देकर जिलाने का प्रयास हो रहा है और वामपंथ की उन ताकतों को फिर से जिंदा करने का बेगूसराय में प्रयास हो रहा है। जो विनाश की ताकतें हैं, जो विकास को रोकने वाली ताकतें हैं, निश्चित रूप से जनता उसका जवाब देगी। बेगूसराय से ही सर पहला बूथ कैप्चरिंग का मामला भी सामने आता है। कहा जाता है कि सबसे पहले बूथ कैप्चरिंग का जो मामला था बेगूसराय में हुआ था। कब हुआ था? आपने सही कहा, 1952 का चुनाव था और उस चुनाव में 52-57 का वो फेज था और उसमें सरजू बाबू जो बेगूसराय के सबसे पहले विधायक हुआ करते थे, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके ही मकान में पिताजी जब आए तो मैंने वहां रहना शुरू किया किराए के रूप में। तो सरजू बाबू और चंद्रशेखर सिंह दोनों, चंद्रशेखर सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, सरजू बाबू कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और रचियाही
अभी भी जिंदा है। रचियाही का वो बूथ था जहां पर बूथ कैप्चरिंग हुई और लोगों को भगा दिया गया और एक तरफा थैंपिंग करके बूथ छाप लिया गया। इसीलिए बेगूसराय का दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र को हथियार के बल पर, लोकतंत्र को मसल पावर के बल पर बूथ की कैप्चरिंग करके जनमत को अपने तरफ करने का जो एक खेल शुरू हुआ, वो दुर्भाग्य की काली छाया बेगूसराय के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा कहना है कि जो वो दौर अब पीछे चला गया, जो दौर मसलमैन के द्वारा बूथों को कैप्चरिंग करके मसलमैन के द्वारा अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम, मसलमैन के द्वारा अपराधियों को एक दूसरे गुट की हत्या करना, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता करना, उस दौर से बेगूसराय बहुत आगे बढ़ चुका है। इसीलिए उस काले दौर में हमारी नई पीढ़ी जानती भी नहीं होगी कि इस काले दौर में बेगूसराय ने कितना विनाश सहा है। निश्चित रूप से यह चुनाव विकास और विनाश के बीच में है। जो विनाश के पोषक रहे हैं, जनता ने उनको पिछले चुनाव में नकारा है, इस चुनाव में भी उनको नकारेगी।